आज का रिकॉर्डिंग ऑन करो भैया। गीता जी, शुभम जी, राधेश्याम। आज का विषय है पंच महापुरुष राजयोग। पंच महापुरुष राजयोग। पंच महापुरुष राजयोग। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग कुंडली प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुंडली प्रैक्टिस करने के लिए एक कुंडली बना लेते हैं अपन। कुंडली देखने के लिए लिख लीजिए सब लोग इस बात को। प्रैक्टिस अपन तब करेंगे जब उसका सिद्धांत मालूम होगा। एक सिद्धांत तो आप लोगों को मालूम हो गया कि किस लग्न की कुंडली है, उस लग्न में कौन कौन से ग्रह शुभ फल प्रदायक हो सकते हैं। एक लिख लीजिए, कुंडली प्रोडक्शन के लिए 3 सूत्र लगते हैं। पहला है भाव, दूसरा है भावेश, और फिर है भाव कारक। भाव कारक, भाव, भावेश, भाव कारक। लिख लीजिए सभी लोग। कुंडली प्रैक्टिस हम लोग प्रारंभ किए हैं। भाव, भावेश, भाव कारक। भाव, भावेश, भाव कारक। इसी तीनों सूत्र के आधार पर किसी भी कुंडली का फलादेश किया जाता है। भाव, भावेश, भाव कारक के आधार पर एक कुंडली बना लें पहले। चलिए मैं बना ले रहा हूं एक कुंडली। बताइएगा इसमें। हाँ जी, ये लीजिए। एक कुंडली है अपने पास मीन लग्न की। 12, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ग्रह बताइए, सारे ग्रह। सूर्य महाराज तृतीय भाव में, गुरु भी तृतीय भाव में, शुक्र भी तृतीय भाव में। अच्छा जी, बुध भी तृतीय भाव, हमारे सबरे तृतीय भाव में है। और केतु अष्टम भाव में, चंद्रमा, राहु द्वादश भाव में, दशम भाव में शनि महाराज, और मंगल कहाँ गो? चतुर्थ भाव में मंगल महाराज। ये कुंडली हो गई। कुंडली प्रैक्टिस अर्थात कुंडली देखते समय अपने को जिस भाव से संबंधित प्रश्न हो, लिख लीजिए इसको, जिस भाव से संबंधित प्रश्न हो से संबंधित प्रश्न हो, उस भाव को फिर उस भाव के स्वामी को और उसी भाव के कारक ग्रह को देखकर फलादेश करना चाहिए।
भाव, भावेश, भाव कारक। बस ये याद रखिएगा, क्या? भाव, भावेश। दीप नारायण उपाध्याय जी, फलादेश करने के लिए 3 सूत्र जिस दिन याद कर लिए, क्या क्या? भाव, भावेश, भाव कारक। इन्हीं तीनों के आधार पर फलादेश किया जाता है, चाहे कैसा भी कोई भी फलादेश। भाव, भावेश और भाव कारक। अब इसमें मान लीजिए किसी का प्रश्न है कि हम जीवन में सुख प्राप्त करेंगे अथवा नहीं करेंगे, तो परी जी बताएंगे, शुभम जी बताएंगे, अनिल जी बताएंगे कि सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा जीवन में। यह कौन सा भाव बताता है? लग्न कुंडली के किस भाव से हमें यह पता चलता है कि यह व्यक्ति या जिसकी कुंडली है वह जीवन में सुखी रहेगा अथवा दुखी? कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास धन होता है लेकिन जीवन में सुख नहीं होता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास धन भले कम हो लेकिन जीवन भर मुदित रहता है, सुखी रहता है। सुखी मतलब हृदय प्रसन्न रहना, प्रसन्नचित रहना। लग्न से प्रथम भाव, मैंने प्रथम, लग्न से प्रथम भाव सीधे कहिए ना, लग्न भाव, प्रथम भाव, लग्न भाव, बिल्कुल। शुभम जी, अमित जी, लग्न भाव, सुख का विचार हम लग्न से करते हैं, बिल्कुल सही। चतुर्थ भाव से अर्चना जी कह रही हैं, परी जी भी लग्न से कह रही हैं। सुख का विचार लग्न से करते हैं कि चतुर्थ भाव से? मैं कंफ्यूज हो गया। अर्चना जी चतुर्थ भाव कह रही हैं और शुक्ला जी, शुभम जी और परी जी। हाँ, अनिल जी भी आए लाइन पे। अब आ गई परी जी भी लाइन पे। का हो शुक्ला जी? शुक्ला जी कैसे काम चलेगा? देखिए लग्न जो है, इधर सुनिए महाराज, चतुर्थ भाव से ही सुख का विचार करते हैं। लग्न सबके लिए सपोर्टिंग है। कोई भी शुभ व्यवस्था हो, चाहे उसका भाग्य हो, चाहे उसका सुख हो, चाहे उसका विद्या हो, चाहे उसका दाम्पत्य जीवन हो, चाहे कुछ भी हो, लग्न का इंपॉर्टेंस उतना ही रहेगा। अगर किसी भी व्यक्ति का, याद रखिएगा, लिख भी लीजिए, मोटे मोटे अक्षरों में लिखिएगा, यदि किसी व्यक्ति के कुंडली का लग्न एवं लग्नेश पीड़ित हो तो प्रत्येक कार्य में संघर्ष करना पड़ेगा, प्रत्येक सफलता में संघर्ष करना पड़ेगा उसको। लग्न और लग्नेश पीड़ित हो तो लिख लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, यदि लग्न कुंडली के लग्न एवं लग्नेश ये दोनों पीड़ित हो। लग्न कैसे पीड़ित होगा भी बताएंगे हम लोग, बात करेंगे उस पर कि कोई भी भाव, अभी ये 3 सूत्र जो बताए ना, इसका क्या प्रयोग और कैसे प्रयोग हुआ ये बताएंगे, इस पर भी चर्चा हम लोग करने वाले। वत्स जी कैसे विलंब हो गए महाराज? आज का विषय क्या है? पंच महापुरुष योग, राजयोग। ये तो अध्ययन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि शुरुआत में कुंडली प्रैक्टिस जरूरी है। बिना कुंडली प्रैक्टिस के फलादेश नहीं किया जा सकता है। क्या लिखे? यदि लग्न एवं लग्नेश पीड़ित हो तो किसी भी प्रकार की सफलता में संघर्ष करना पड़ता है। किसी भी प्रकार की सफलता में संघर्ष करना पड़ता है। लग्न अथवा लग्नेश अगर पीड़ित हो जाते हैं तो कोई भी कार्य करें उसमें उसको संघर्ष देखना पड़ता है। थोड़ा सा तो आगे हो ही गए। अब इसमें भाव, भावेश, भाव कारक देखना है। भाव देखने का मतलब ऐसे ही बोला मैंने कि लग्न अगर पीड़ित हो तो लग्न कैसे पीड़ित हो सकता है? लग्न मतलब प्रथम भाव। सबसे पहले हम लोग भाव पर बात करते हैं, भाव कैसे पीड़ित हो सकता है। जिस भाव में, लिख लीजिए, भाव कैसे पीड़ित होता है, हेडिंग डालेंगे कि भाव कैसे पीड़ित होता है, कोई भी भाव।
कोई भी भाव कैसे पीड़ित होता है? कोई भी भाव कैसे पीड़ित होता है? फिर भावेश कहेंगे। पहला पॉइंट, जिस भाव में केवल पाप ग्रह का प्रभाव हो, का प्रभाव का मतलब हो तो या तो दृष्टि हो या बैठे हो। प्रभाव मतलब या तो दृष्टि हो या स्थित हो। तो वह भाव बलहीन होता है। दूसरा, जिस भाव में कोई भी ग्रह अस्त या नीच के होकर के स्थित हो तो वह भाव पीड़ित होता है। तीसरा, भी भाव में शत्रु राशि का ग्रह स्थित हो। चौथा, किसी भी भाव में चार से अधिक ग्रह स्थित हो, चार या चार से अधिक। अधिक ग्रह स्थित हो तो उस भाव को पीड़ित करते हैं। वो भाव को पीड़ित किए हैं, कोई भी होकर के, चाहे शुभ ग्रह क्यों ना बैठे हो अमित वत्स जी, उस भाव को पीड़ित करेंगे। किसी भी भाव में भले ही शुभ ग्रह क्यों ना बैठे हों, लेकिन चार ग्रह बैठ गए तो उस भाव को डैमेज करेंगे। जैसे नॉर्मली समझ लेते हैं हम लोग, किसी भी घर में हम चार आदमी हैं तो आज ना कल एक दूसरे से मुंह फुलाएंगे, कहीं बर्तन पटकेंगे, कहीं पांव पटकेंगे। उस भाव के लिए, उस घर के लिए अच्छे नहीं है। हो सकता है वो तीन जो है वो सफाई भी कर दे, लेकिन उस घर के लिए तो अच्छा नहीं। हल्ला करेंगे, लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी। हम लोग आपस में करने से उस स्थान को हम पीड़ित कर ही देंगे अगर चार जने हैं तो। मतलब किसी भी जगह पर, एक स्थान पर तीन चार पांच ग्रह हो गए, अब कुल मिलाकर नौ ग्रह तो होते ही हैं, उसमें से चार ग्रह का होना 50% पॉपुलेशन हो गया ना। 50% पॉपुलेशन मतलब क्या, भारत को अगर नॉर्मली नापे तो
लगभग 70-80 करोड़ आदमी। कहीं भी अगर 4 ग्रह हैं तो उस भाव को डैमेज करते हैं। अब इसी में लिख लीजिए, देखिए कोई भी भाव बलवान कैसे होता है। इसमें एक चीज और छूट गया, 5 नंबर इसमें, 5 नंबर पीड़ित में ही लिखना है ये चीज। त्रिक भाव का स्वामी, जिस भाव में स्थित हो, विशेषकर अष्टम भाव के स्वामी, के स्वामी उस भाव को ही पीड़ित करते हैं। 5 पॉइंट हो गए पीड़ित होने के, जिसमें से लास्ट वाला पॉइंट है त्रिक भाव के स्वामी। त्रिक भाव मतलब 6, 8, 12 भाव के स्वामी जिस भाव में स्थित होंगे उस भाव से, उस भाव को क्या करेंगे, डैमेज करते हैं, कमजोर करते हैं, उस भाव से संबंधित चीजों को गड़बड़ाते हैं। भाव को तो गड़बड़ करेंगे, वो ग्रह भले अपने से संबंधित फल अच्छा दे। अभी अपन लोग करते हैं, अभी तो बहुत सारा पहलू बचा हुआ है ना। भाव भावेश भाव कारक है, तो तीनों का दो दो पहलू है, तो 6 पहलू है, जिसमें से एक ही पहलू हुआ है, 5 पहलू बचा हुआ है। पांचों पहलू लिखिए, उसके बाद पुनः देखते हैं। लिखिए कोई भाव कैसे बलवान होता है। पहला पॉइंट, जिस भाव में केवल शुभ ग्रह, कौन कौन होते हैं शुभ ग्रह, चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र का प्रभाव हो। प्रभाव मतलब पता चल गया, या तो स्थित हो या फिर दृष्टि हो। दूसरा, जिस भाव में कोई भी ग्रह स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या अपने उच्च राशि में स्थित हो, जिस भाव में लग्नेश हो या भाग्येश हो, उस भाव को पुष्ट करते हैं। चौथा पॉइंट लिखिए, जिस भाव में कोई भी वर्गोत्तम ग्रह स्थित हो, वर्गोत्तम ग्रह
स्थित हो। उसमें वर्गोत्तम क्या होता है लिख लीजिए, जो भी ग्रह वर्गोत्तम होता है, जो भी ग्रह वर्गोत्तम होता है वह स्वगृही जैसा फल देता है। जो भी ग्रह वर्गोत्तम होते हैं एक और लिखिए पांचवा, जिस भाव में उस भाव के स्वामी की दृष्टि हो वह भाव बलवान माना जाता है। ये सब बलवत्ता के पॉइंट हैं। अब आपको ये देखना है कि कितना पॉइंट किस भाव पे घटित हो रहा है। हो जाए बता दीजिएगा संजय शुक्ला जी, राधेश्याम। हो गया। तो कुल मिलाकर के कितने पॉइंट हो गए? 5-5 पॉइंट दोनों में हो गए। इसको इस प्रकार से समझना है कि जैसे मान लीजिए इसमें ही हम चतुर्थ भाव पर चर्चा कर रहे हैं, शुरुआत से ही कक्षा के प्रारंभ से समझ लिया आप लोग कि चतुर्थ भाव पर चर्चा है अपनी। तो चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हुए हैं। सर आप लोग पहले उसी पॉइंट के आधार पर बताइए कि इसमें कितने पॉइंट भाव चतुर्थ भाव को बलवान कर रहा है और कितना पॉइंट बलहीन कर रहा है। बलवान और बलहीन बताओ महाराज, बताइए सबसे पहले भाव। अब एक आराम से देख देख के बताइए कि चतुर्थ भाव बलवान है कि बलहीन है, मुझे इतना बता दो आप लोग देख करके कि इसमें कितना पॉइंट है। प्रत्येक भाव पे कुछ पॉइंट शुभता का मिलेगा आपको, कुछ पॉइंट अशुभता का मिलेगा। तो जिसका अधिक पॉइंट होगा वही घटित होना है। अब जैसे देखिए चतुर्थ भाव में मंगल स्थित है, पाप ग्रह है, बुध की राशि में है, मित्र की राशि में भी नहीं है, शत्रु या सम की राशि में, ठीक है, शत्रु की राशि में है, बुध मंगल स्थित है, मंगल स्वयं पाप ग्रह है। अब एक और बात है, ओ भैया शनि की और दृष्टि पड़ गई साथ में, राहु की पांचवी दृष्टि। कई लोग राहु की उल्टी की दृष्टि मानते हैं, राहु के उल्टी दृष्टि मानते हैं, इधर से दृष्टि मानते हैं, कहते हैं कि इधर से देखते हैं। तो इधर से पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 पांचवी यहाँ और 7 8 9, नौवीं यहाँ, गड़बड़ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं यहाँ और पांचवी यहाँ, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 5 यहाँ, 7 8 9, इधर आएगी।
टेढ़िया कैसे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पांचवी आ रही है, 7 5 6 7 8 9, ठीक है, गड़बड़िया दिया हमको। तो राहु और शनि दो दो पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये गड़बड़ हो गया। और तीसरा मंगल बैठा हुआ है, तो तीन तीन पाप ग्रह का प्रभाव जिस भाव में होगा उसको तो डैमेज करना ही करना है वो। अब इसमें क्या, स्वराशि के ग्रह भी अगर मान लीजिए यहाँ बुध भी बैठे होते तो भी कितना बचा पाते जी? तीन तीन आतंकवादी लगे हुए हैं, अकेला व्यक्ति घर वाला ही रह करके क्या कर सकता है? अब बुध को अस्त का दोष नहीं लगता है, तो बुध हमेशा लगभग अस्त ही माना जाता है, रहता ही अस्त बेचारा हो। तो चतुर्थ भाव की स्थिति इज नॉट गुड, बढ़िया नहीं दिख रहा है। अरे केवल चतुर्थ भाव की स्थिति ठीक नहीं होने से ही सुख नहीं मिलेगा ऐसा नहीं कहा जाए। कैसे, कब कहेंगे? जब भावेश देखेंगे, तीनों सूक्ति मिलाना है, कोई भी फलादेश करना है तो उसमें तीनों सूक्ति मिलाना है। भाव की स्थिति भी देखनी है, भावेश की स्थिति। भावेश का मतलब होता है कि जिस भाव से संबंधित प्रश्न हो उस भाव के स्वामी की स्थिति, और भाव कारक की स्थिति भी देखा जाता है। तो चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा और बुध हैं, विशेष करके चंद्रमा है, क्योंकि शारीरिक सुख जो देते हैं, स्वास्थ्य आदि का, वो चंद्रमा ही प्रदान करते हैं। ठीक है, तो वो उनकी स्थिति देखना है। तो अभी भाव की स्थिति हमने देखा, तो कैसा लगा शुभम जी भाव की स्थिति? बता दिए सब लोग, उपाध्याय जी, राधेश्याम, अनिल जी, समझ में आ गया कि चतुर्थ भाव की स्थिति अच्छी नहीं है। अब आप लोग अपने अपने चतुर्थ भाव की स्थिति देख लीजिएगा कि आप जीवन में सुख पाएंगे अथवा नहीं पाएंगे, लेकिन केवल भाव की स्थिति देख करके ही निर्णय नहीं लेना है, इसके साथ साथ अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखना। ये बात कंफर्म करिए सभी लोग। और रिकॉर्डिंग देखने वाले जिनका भी जो प्रश्न होगा कमेंट कर दिया करिएगा, प्रश्न में उत्तर मिल जाया करेगा, जो भी रिकॉर्डिंग देखा करते हैं, केवल रिकॉर्डिंग से काम चलाते हैं। चलिए अर्चना जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भावेश, भाव, भावेश और भाव कारक। अच्छा ये बताओ मुझे, इसमें कोई भाव की स्थिति तो मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा है। कौन सा भाव को अच्छा कहोगे आप? तृतीय भाव में अगर मान लो शुक्र स्वगृही बैठे हैं तो चार ग्रह बैठ करके डैमेज कर रहे हैं तृतीय भाव को। पंचम भाव में कौन ग्रह है ये नहीं है। अच्छा देखो, पाप कर्तरी दोष का नाम सुने हैं आप लोग? आप लोगों को बताया हूं क्या अर्चना जी इस बैच में? पाप कर्तरी दोष, पाप कर्तरी दोष कौन कौन सुने हैं जी? नहीं सुने, चलिए। एक पाप कर्तरी दोष से भी भाव पीड़ित होता है, लिख ला भैया। अभी जो 5 पॉइंट लिखाए थे ना, उसमें से एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए, 5वां पॉइंट में 6वां पॉइंट लिख लीजिए। 6वां पॉइंट लिखिए, भाव को डैमेज करने के एक योग, 6वां और है योग है, 6ठा योग। जो भाव पाप कर तरी, कर तरी दोष से युक्त हो, उस भाव का भी बल क्या होता है? कमजोर होता है। अर्थात उस भाव से संबंधित चीजों में भी, उस भाव से संबंधित जो हमें फल मिलता है उसमें क्या आएगी? कमी आएगी। तिवारी जी, फ्रेश व्रेश होने मन है? दृढ़ शंका लगा हुआ है, उचक काहे रहे हो? इधर आगे बैठो, गद्दा पे बैठ जाया करो अगर कष्ट होता है टाइल पे। तो वहां सामने बैठोगे इसी आगे तो और जलन होगा। आगे बैठो, हाँ उसमें बैठो सामने मेरे, गधा। वो कहाँ गया पाड़े? कहाँ गया? गुरु जी आए क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। अब पाप कर्तरी दोष क्या होता है उसे लिख लीजिए। पाप कर्तरी दोष लिख लिया, उसी के नीचे अगर चाहे तो लिख लीजिएगा पाप कर्तरी दोष। जब भी किसी भी भाव के
अगले और पिछले दोनों भावों में केवल पाप ग्रह ही स्थित हो तो उस भाव को कमजोर करते हैं। इसे कहते हैं पाप करता है। अभी देखिए, इसको हम प्रैक्टिकल भी समझाएंगे आपको। ध्यान से अगर देंगे, सब आप लोग याद कर लीजिए तो आज ही से फलादेश करना शुरू कर दें। हर एक दिन का जो क्लास होता है, हर एक दिन का फलादेश वाला क्लास हो रहा है, उसी दिन से फलादेश शुरू कर दें। लेकिन नहीं, टी शर्ट पहन करके एसिया हवा खा करके चले जाते हैं आप लोग। भाव, भावेश, भाव कारक में हम लोग अभी केवल भाव पर ही चर्चा कर रहे हैं कि भाव की स्थिति कैसे देखी जाए, कि इस कुंडली में अमुक भाव का क्या स्थिति है। जैसे इस कुंडली में जो अभी हम लोग प्रैक्टिकल के लिए लिए थे, इस कुंडली में मंगल महाराज चतुर्थ भाव से संबंधित चीजों का हम विचार कर रहा था। यह व्यक्ति जीवन में सुख प्राप्त करेगा अथवा नहीं करेगा। कोई भी कुंडली आप देख रहे हैं, उसका ये भाव देखिए, इसे हम कहते हैं चौथा भाव, चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस अंग्रेजी में। तो इस भाव की स्थिति देखिए, किस प्रकार से देखना है। पीड़ित होने का 6 पॉइंट और शुभ होने का 5 पॉइंट लिखा चुका हूं। पाप कर्तरी दोष जो भी बताया हूं, एक बार हमें इसमें नजर डाल करके बताइए, कोई भाव ऐसा है जो कि पाप कर्तरी दोष से युक्त है। अनिल जी, वत्स जी बोल रहे हैं कि एकादश भाव। वाओ, आई इम्प्रेस यू। प्रथम भाव, प्रथम भाव तो नहीं है जी। पहला भाव वत्स जी तो नहीं है। एकादश भाव तो आपने सही बोला है कि एक तरफ राहु एक तरफ शनि। राहु शनि के बैठने से एकादश भाव क्या हो गया? डैमेज हो गया, पीड़ित हो गया, कमजोर हो गया। आगे और पीछे भाव, नक्षत्र जी कहां चले जाते हैं आप? नक्षत्र महाराज ऐसा ना किया करिए, इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं अभी। फलादेश किस प्रकार से किया जाए, देखिए नक्षत्र जी, इसमें पाप करते दोष के बारे में चल रहा था चर्चा। जब भी किसी के और पिछले भाव दोनों में केवल ही पाप ग्रह हो, कोई शुभ ग्रह नहीं हो, तब वह बीच वाला जो भाव होता है वो पाप करते दोष से युक्त हो जाता है। तो इस कुंडली में एकादश भाव और पंचम भाव दोनों पाप कर्तरी दोष से युक्त हैं, क्योंकि पंचम भाव के भी चतुर्थ भाव में भी मंगल जो कि पाप ग्रह, पाप और क्रूर ग्रह माने जाते हैं मंगल। देखिए कौन कौन पाप और क्रूर ग्रह में आएंगे समझ लीजिएगा। सूर्य को साइड कर दीजिए, क्योंकि सूर्य को पाप ग्रह नहीं माना जाता है, कई लोग कहते हैं ऐसा। तो मंगल, शनि, राहु और केतु, ये चार ग्रह तो पूर्णतः पाप ग्रह या क्रूर ग्रह हैं, पूर्णतः है, इसमें किसी प्रकार कोई दो राय नहीं है। आप कहोगे मंगल तो देवता पक्षों का है, लेकिन नहीं महाराज, मंगल भयंकर पापी है। तो पंचम भाव भी पाप कर्तरी दोष से युक्त है और एकादश भाव भी है। तो पंचम भाव से पंचम भाव को डैमेज कर रहे हैं ये दोनों मिलकर के, मंगल और केतु मिलकर के, दोनों मिलकर गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो भाव की स्थिति हमने कैसे देखा? चतुर्थ भाव में, इस कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि का ही प्रभाव, केतु का प्रभाव और नहीं, राहु का प्रभाव और मंगल स्वयं बैठे हैं। अब हम लोग भावेश की स्थिति देख लेते हैं। भावेश, भावेश मतलब उस भाव के स्वामी ग्रह, लिख लीजिए भावेश की स्थिति, स्थिति और परिस्थिति जी देखना। पहला पॉइंट, जिस भाव का स्वामी
स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण, राशि में स्थित हो तो उस भाव के स्वामी बलवान माने जाएंगे। दूसरा, जिस भाव के स्वामी वर्गोत्तम हो अथवा अपने मित्र राशि में स्थित हो। तीसरा, जिस भाव के स्वामी अपने भाव से, इसको मत लिखिए, जिस भाव के स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण भाव में स्थित हो। ये सब शुभ स्थिति बता रहे हैं, ठीक है ना। भावेश की शुभ स्थिति, भावेश की शुभ स्थिति। तीसरा, चौथा, जिस भाव के स्वामी नवमांश कुंडली में उच्च या मूल त्रिकोणी अथवा स्वराशि के हो। मान लो कोई कुंडली में, लग्न कुंडली में नॉर्मल बैठे हुए हैं, लेकिन नवमांश कुंडली में जाकर उच्च या स्वराशिक हो जाएंगे तो भी उस ग्रह को बलवान माना जाएगा। अब एक तरफ उच्च, तरफ नीच के हो तो उसे हम सामान्य मान लेते हैं। मान लो लग्न कुंडली में कोई ग्रह उच्च के हैं और वही ग्रह नवमांश कुंडली में जाकर के नीच के हो गए, तब वो ना उच्च के फल देंगे और ना ही नीच के फल देंगे। इसी का विपरीत समझ लीजिए कि लग्न कुंडली में नीच का हो और नवमांश कुंडली में उच्च के हो तो भी वैसा ही सामान्य हो जाएगा। नवमांश कुंडली कैसे बनाएंगे? हाथ से। हाथ से नवमांश कुंडली बनाने का जो तरीका है वो ग्रह स्पष्ट करके पुनः चक्र आदि को देख करके बनाया जाएगा। जो गणित किए हैं उनको हमने बताया है, सिखाया है। जो गणित नहीं किए हैं वो अगले बैच जो प्रारंभ होगा उसमें ऐड हो जाइएगा। संपर्क सूत्र जो है पता ही आप लोगों को जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखने वाले यूट्यूब चैनल पे हर एक रील पे हमारा नंबर है, उसमें मैसेज कर लीजिएगा जो रिकॉर्डिंग देखा करते हैं। गणित की कक्षा आप लोगों की हो चुकी है, जो जिनकी कंप्लीट नहीं हुई हो या फिर विलंब से आए हो, नहीं हो पाई हो, अगले बैच में जुड़ करके गणित की कक्षा कंप्लीट कर लें। लिख सके महाराज। चलिए, जिस भाव के स्वामी नवमांश कुंडली में उच्च या मूल त्रिकोणी अथवा स्वराशि के हों उस भाव के स्वामी, उस भाव के स्वामी अर्थात भावेश को हम बलवान कहते हैं। और कुछ बच गया? नहीं बचा। अब बलहीनता, भावेश की बलहीनता लिखिए। भावेश की अशुभता या बलहीनता एक ही बात, अशुभता या
बलहीनता, एक ही बात नहीं, अलग अलग भैया। अशुभता लिखिए। बलहीनता मतलब ये होता है कि ग्रह बलहीन है लेकिन शुभ है, और अशुभता मतलब है कि वो अशुभ ही है। जिस भाव के स्वामी, पहला पॉइंट, जिस भाव के स्वामी नीच, अस्त या त्रिक भाव में स्थित हो, स्थित हो, उस भाव के स्वामी को हम बलहीन कहेंगे। दूसरा, जिस भाव के स्वामी पाप कर्तरी दोष से युक्त हो। तीसरा, जिस भाव के स्वामी ग्रह युद्ध में हारे हुए हों। हारे हुए हो, अब ग्रह युद्ध कैसे होता है चर्चा करेंगे हम लोग किसी दिन। जिस भाव के स्वामी कोई दुर्योग, दुर्योग समझते हैं ना, बना रहे हैं। राहु केतु शासनिक सारिश विष दोष, अंगारक दोष, चांडाल दोष, ये सब दुर्योग है। अगर दुर्योग बना रहे हो जिस भाव के स्वामी, वह भाव के स्वामी बलहीन माने जाएंगे। बलवान ग्रह पर वक्र दृष्टि पड़ जाए, किसी भी वक्री ग्रह की दृष्टि, वक्री में दो मैटर हैं। वक्री ग्रह या तो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं, या तो बहुत ही बलवान हो जाते हैं, बहुत ही शुभ हो जाते हैं। निर्भर यह करता है कि स्थिति परिस्थिति उनकी क्या है। तो वक्री ग्रह पर एक दिन पूरे हमको क्लास करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वक्री ग्रह को यहाँ पे हम इसीलिए बिल्कुल भी हमने टच भी नहीं किया वक्री ग्रह को। वक्री ग्रह का पूरा मामला मैटर बड़ा है। वक्री ग्रह कैसे फल प्रदान करेंगे, सूर्य होते ही नहीं वक्री खैर, दो ग्रह ऐसे हैं जो वक्री होते ही नहीं है, सूर्य और चंद्रमा, ये कभी भी वक्री नहीं होते हैं। और राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। तो राहु केतु का फिक्स हो जाता है कि यद्यद भाव गतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिश्यताम तमो ग्रहो, जहां जहां जाएंगे वहां उस भाव के स्वामी के आधार पर फल प्रदान करेंगे। राहु केतु पे भी हम लोग चर्चा करेंगे आराम से। बचे 5 ग्रह, 4 ग्रह हो गए, सूर्य चंद्रमा वक्री होने नहीं है, राहु केतु हमेशा वक्री हो गए। बचे कितने ग्रह, 5 ग्रह। उपाध्याय जी कौन कौन बचे, दीप नारायण उपाध्याय जी। हाँ, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। तो हम सोचे तुम्हारे हिसाब से गुरु के बाद शनि आते हैं। शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह बचे जो कि कभी वक्री कभी मार्गी होते रहते हैं। तो इन्हीं पांचों ग्रहों का फल अलग लिखेंगे। अगर मंगल वक्री हो, किस परिस्थिति में वक्री होता है तो क्या फल प्रदान करता है, इस प्रकार से बताएंगे, तब आप लोगों को वक्री ग्रह से को अच्छी तरह समझ में आएगा। तो वक्री ग्रह दोनों हो सकते हैं। वक्री ग्रह शुभ इतने हो सकते हैं कि राजयोग दे दें, वक्री ग्रह इतने खराब हो जाए कि मृत्यु दे दे। बिल्कुल, या तो अर्श से फर्श पे पहुंचाते हैं, वक्री ग्रह इतने खराब होते हैं। तो भावेश की अशुभता हम लोगों ने देख लिया। अब जिस कुंडली का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उसी कुंडली पे चल रहे हैं। किस कुंडली, किसी कुंडली प्रैक्टिस कर रहे थे। अब आप लोग थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि मैंने भाव की
बलवत्ता बलहीनता मैंने बता दिया था। अब भावेश की स्थिति, हम लोग किस भाव से संबंधित बातें कर रहे हैं? चतुर्थ भाव। अर्थात यह जो जिसकी कुंडली है वह व्यक्ति जीवन में सुख पाएगा अथवा नहीं पाएगा। इसके लिए सुख देखने के लिए चतुर्थ भाव देखते हैं, इसलिए हम चतुर्थ भाव की स्थिति देखेंगे, चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति देखेंगे और फिर चतुर्थ भाव के कारक की स्थिति देखेंगे। इस भाव में, भावेश में और कारक में अगर दो खराब निकले, दो स्थिति खराब निकला, तो यह जीवन में सुख या तो नहीं पाएगा या तो बहुत ही परेशानी से पाएगा। एक आध व्यक्ति होते हैं जीवन भर संघर्ष करते हैं, जीवन में जो अचीव करना चाहते हैं या फिर एक कहते हैं संतुष्टि, वो नहीं होनी है। और एक होता है कि संतोष नहीं हो, एक होता है कतई सुख ही नहीं मिलना है। इनमें तो हमको लगता है संतोष की तो बातें छोड़िए, सुख ही नहीं है, इतने सारे पाप ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं। और भावेश की स्थिति, अब आप लोग भावेश की स्थिति बता दो मुझे। हाँ कोई बात नहीं, उठता है अच्छी बात है। आप लोग यदि प्रश्न करते हैं तो आपके अध्ययन पर हमें गर्व होता है कि आप अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पास तो ऐसे मूर्ति हैं जिनको यही नहीं मतलब क्या हो रहा नहीं हो रहा। ये कुंडली शुक्ला जी की है। कहाँ गया शुक्ला? ये जीवन में उपाध्याय जी का था, बलवान होकर भी ग्रह अशुभ हो सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकते हैं जी, बलवान होकर के मार्केस हो सकते हैं। भावेश अस्त होंगे, सेकेंड हाउस में है, सेकेंड में नहीं थर्ड में है जी, तृतीय भाव में। तृतीय भाव, वहां 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब वो सेकेंड हाउस नहीं है। हाँ अर्चना जी बताए, भावेश बताएगा, चंदन बताओ तुम। बताओ भावेश मतलब चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति आपको कैसा लग रहा है, कैसे होंगे? अशुभ है? क्यों अशुभ है, क्या क्या आपको लगा, कौन कौन सा पॉइंट घटित हुआ जो अशुभता हमने बताया था? बहुत बुरा हुआ शुक्ला जी के साथ, दवरियाल जी कह रहे हैं। भाव कारक की स्थिति भी ठीक नहीं है गुरु जी। भाव कारक कौन? चंद्रमा, चंद्रमा तो और खराब है, अष्टम में वही। खैर चंद्रमा कोई शत्रु नहीं होते हैं, लेकिन शुक्र की राशि में अच्छा भी नहीं होता चंद्रमा। एक तो 4 ग्रह हैं, एक तो जितेंद्र जी करें, एक तो 4 ग्रह हैं चतुर्थ भाव। देखिए भावेश की स्थिति क्यों अच्छी है क्यों बुरी है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भावेश यहाँ के चतुर्थ भाव के स्वामी है बुध। बुध बैठे हैं तृतीय भाव में, तृतीय भाव में अस्त के बैठे हैं तो उससे टेंशन नहीं है, सूर्य के साथ बैठे उससे टेंशन नहीं। मित्र की राशि में बैठे हैं, सूर्य भी मित्र इनके, शुक्र भी मित्र इनके, बुध बस सम है। तो भाव डैमेज होता है, ग्रह डैमेज नहीं होते हैं अगर 3 ग्रह 4 ग्रह बैठे हैं तो बुध को तो यहां से पुष्टि ही मिलेगा, भावेश को पुष्टि मिलेगा, अर्थात उसको बल मिलेगा। क्योंकि देखो सूर्य भी मित्र है इनके, और किसके राशि में बैठे हैं? शुक्र की राशि में, मित्र की राशि में बैठे हैं, खराब राशि में भी नहीं बैठे हैं। तीसरी बात, मित्र के साथ बैठे, वहां के राशि के स्वामी भी उसके साथ बैठ करके पुष्टता दे रहे हैं। तो चतुर्थ भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठे, शुभ स्थिति में बैठे, खराब स्थिति में नहीं है। परंतु एक कमी है, एक कमी क्या है कि अपने भाव से वैभाव हो गया। जब भी कोई ग्रह जिस भाव के स्वामी होते हैं जस्ट उस भाव से पिछले भाव सरक जाए तो उस भाव में किसी न किसी प्रकार की अशुभता आ जाती है। इसे कहते हैं कि 6 8 12, यदि कोई भी ग्रह जहां के स्वामी हो वहां से
छठे बैठे हों, वहीं से 8वें बैठे हों और वहीं से 12वें बैठे हों। अब देखो यहाँ 12वें बैठे हैं उस भाव के स्वामी, तो उसमें कुछ न कुछ कमी आती है, कुछ कमी आती है, पूरी तरह से नहीं। कमी अधिक कब आती, जब इस ये नीच के बैठे होते और द्वादश बैठे होते, तब ज्यादा खराब हो जाता। तो भावेश उतने खराब स्थिति में नहीं है। किसी पाप ग्रह की दृष्टि है 1 2 3 4 5 नहीं है, शनि की भी नहीं है, राहु की भी नहीं, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, लग्नेश के साथ बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि भावेश ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, जिस भाव के स्वामी के साथ लग्नेश बैठे हों, त्रिक को छोड़ करके, 6 8 12 भाव को छोड़ करके अभी मानते हैं, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, पंचम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव के स्वामी के साथ यदि लग्नेश बैठ जाए, तो उस भाव के स्वामी जिसके पास बैठे हैं उसकी पुष्टि को बढ़ा देते हैं, क्योंकि लग्नेश हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। तो चतुर्थेश और लग्नेश एक साथ बैठे हैं, तो यह एक प्रकार का शुभ योग माना जाएगा सुख के लिए, क्योंकि लग्न और चतुर्थ दोनों एक साथ मिल गए, यह एक प्रकार का सुख योग है। चतुर्थ भाव बस अभी डैमेज मिला है अपने को, भावेश की डैमेजता नहीं मिला है। भावेश लग्नेश के साथ बैठा, ये अच्छी बात है। अब भाव कारक की स्थिति देखा जाए तो भाव कारक तो अच्छा है ही नहीं। भाव कारक होते हैं चंद्रमा, जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऊपर से राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, और शनि नहीं, शनि की नहीं पड़ रही है, शनि की अलग पड़ रही है, 7 8 9 10 सप्तम पे आ रहा है, 10वीं दृष्टि। तो भाव कारक खराब है, भाव खराब है। भावेश की स्थिति सही है, लग्नेश का भावेश स्थिति है, तो इनको हम ये कहेंगे कि जीवन में तुरंत तो सुख आपको मिलने से रहा, हर चीज में सुख नहीं मिलेगा। अगर आप मेहनत कर लेते हैं, मेहनत करते रहेंगे तो सुखी रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, अगर उसका क्या कहते हैं संघर्ष नहीं करेंगे सुख पाने के लिए, तो आपको नहीं मिलने वाला। एक होता है ना कि भाग्य के भरोसे सुखी हो जाना, भाग्य के भरोसे सुखी नहीं होंगे। आप मेहनत करो, क्योंकि लग्नेश तृतीय भाव में बैठा है, पराक्रम का भाव है। जिसके भी लग्नेश तृतीय में हो या तृतीय लग्न में हो, ऐसे व्यक्ति जितना पराक्रम करेगा, जितना दौड़ेगा उतना ही लाभ मिलेगा, अथवा नहीं दौड़ेगा तो नहीं मिलेगा लाभ। भाव कारक शुक्ला जी हो गए ना, अष्टम भाव में चले गए, त्रिक भाव में, त्रिक भाव में चले गए, राहु की दृष्टि हो गई, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है उस पर, चंद्रमा पर। भाव के कारक, चतुर्थ भाव कारक चंद्रमा ही तो मानेंगे सुख के लिए। वैसे तो बुध भी है चतुर्थ भाव के कारक, लेकिन जब मित्र की बात करें तब बुध को मानेंगे चतुर्थ भाव के कारक, लेकिन अभी हम सुख के लिए विचार कर रहे हैं तो चंद्रमा को ही मानेंगे। आगे बात सर अनिल जी। सूर्य जिस ग्रह के साथ होता है उसे जला देता है, इसको इस प्रकार से ना समझ करके हम लोग इस प्रकार समझ लेते हैं, यदि सूर्य के समीप ग्रह बैठ गए, एक अंदाजा लगभग रखिएगा आप लोग, अस्त ग्रह कैसे होते हैं आगे बताएंगे, कि सूर्य का जितना डिग्री हो किसी भी भाव में, जिस भाव में सूर्य बैठे हो, सूर्य का जितना भी डिग्री हो, उस डिग्री के 5 आगे और 5 पीछे, एक लगभग अंदाजा बता रहे हैं, बाकी सारे ग्रहों का अलग अलग है, किसी का 5, किसी का 12, किसी का 10, किसी का 8, इस प्रकार से है, किसी का 17। तो लगभग 5 डिग्री आसपास अगर कोई ग्रह है तो वो अस्त होता है और वह अपना संपूर्ण फल समाप्त कर देता है। तब वह जो सूर्य है अपने रश्मि से, इतना उनके अंदर ऊर्जा है, उस ग्रह का ऊर्जा पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं, उसे ही अस्त ग्रह कहा जाता है, और इसे कहते हैं पूर्ण अस्त ग्रह। फिर तो जिस भाव में सूर्य बैठे हों, उस भाव में जितने डिग्री के सूर्य हो, उस डिग्री के 5 अंश आगे 5 अंश पीछे यदि कोई ग्रह है, तब उस ग्रह का फल जो है लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। और वो शुभ ग्रह है, लग्नेश आदि है, तो ऐसे ग्रहों का रत्न पहना जाता है। बेचारे कुछ जान आए जो जला दिया है, तो जला दिया ना कहकर के हम लोग अस्त कहें उसे, ज्योतिषी भाषा में, वैदिक ज्योतिष की भाषा में, तो अच्छा रहेगा। तो भाव भावेश भाव कारक किनको किनको समझ में आ गया, एक बार बता दीजिए। शुक्ला जी पल्ले पड़ गया, दूसरी कुंडली बनाए, इसी कुंडली में बता दो हमें। शुक्ला जी बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। पंचम भाव भावेश भाव कारक, विद्या कैसी रहेगी इनकी,
अगर इसने बोला आकर के भैया हमारी विद्या कैसी रहे, का कही हो। लो वत्स जी बोल दिए विद्या ठीक नहीं रहेगी। क्या क्या आपने आपको दिखा कि खराब रहे। सबसे पहले पंचम भाव पाप कर्तरी दोष से युक्त है, क्योंकि आगे भी पाप करो पीछे भी पाप करो, भाव गड़बड़ हुआ। और भाव के स्वामी भावेश की स्थिति भी खराब है, अष्टम भाव में बैठ गए जाकर के भाव के स्वामी। चलो और भाव के कारक गुरु, गुरु भी खराब है। तो गुरु तो ठीक है ना, त्रिक भाव में बैठे ना कहीं बैठे भैया, बस शत्रु की राशि में बैठे हैं। हाँ शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन ठीक है उतने खराब नहीं है, लगने से त्रिकादि भाव में नहीं बैठे हैं, बस अस्त ना हो। देखना गुरु अस्त तो नहीं है कुंडली में, अगर गुरु अस्त हो जाएंगे हैं, गुरु अस्त नहीं है ना, तो ठीक है, गुरु ठीक है। चलो भाव भावेश गड़बड़ है, भाव कारक सही है, भाव कारक सही होने से 30-35% ठीक है भाई। 100% भाव भावेश भाव कारक तीन को 100% लेंगे तो एक कितने 33% आ जाएगा लगभग। तो तीन 66-65% गड़बड़ है और 30-35% सही है। तो सही है, साधारण विद्या है इनका बेचारे का, लगभग 36-37 वर्ष के हैं ये, साधारण विद्या है। शुक्ला जी, हाँ गुरु जी अकेले कितना नहीं मैनेज तो कर लेते हैं गुरु, अगर गुरु पंचम भाव को दृष्टि दे दें तो मैनेज तो बड़े बढ़िया करते हैं गुरु। अगर पंचम भाव गुरु दृष्टि दे लें तो बुद्धि भयंकर दे देते हैं, अध्ययन अध्ययन बढ़िया दे देते हैं, लेकिन अकेले कितना मैनेज करेंगे। बात तो खैर सही है। बिल्कुल, अब आप लोग एक काम करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा अलग अलग कुंडली को लेकर के, खाली चतुर्थ भाव को प्रैक्टिस कर लीजिएगा वो भी काफी है, पंचम भाव को लेकर के अन्य भावों को लेकर के। अब आपको हम बता देते हैं कि पंच महापुरुष राजयोग स्टार्टिंग बोले थे उसको नहीं छोड़ेंगे, कुछ तो जान लीजिए, नहीं तो कहें कि टॉपिक कुछ बताए कोई करवाए कुछ। तो पंच महापुरुष राजयोग केवल इतना बताऊंगा इस कक्षा में कि होते कितने हैं, किस प्रकार से बनते हैं। पंच महापुरुष राजयोग, पंच मतलब पांच। सबसे पहले हैं रुचक, दूसरे हैं भद्रक, और तीसरे हैं हंसक, चौथे हैं मालव्य, पंचवा है शश, शशक भी कहते हैं शश भी कहते हैं। रुचक कैसे बनता है, यदि केंद्र में भाव में स्वराशि या उच्च के मंगल स्थित हो। भद्रक कैसे बनता है, बुध स्थित हो, कैसे स्वराशि के। हंसक कैसे बनता है, गुरु स्थित हो। मालव्य शुक्र स्थित हो। शश शनि स्थित हो। कैसे स्थित हो, केंद्र भाव में स्वराशि के स्थित हो। किसी भी व्यक्ति के केंद्र भाव में ये ग्रह स्वराशि का अगर स्थित होते हैं तो इन्हें ये महापुरुष राज योग बना देते हैं। कोई भी एक बन सकता है किसी कुंडली में, दो बन सकता है, तीन बन सकता है, चार बन सकता है, पांचों नहीं बन सकता। पांचों बहुत मुश्किल से बनता है, एक बनना लगभग सरकारी नौकरी देता है अगर व्यक्ति मेहनत करे तो। और आप उठा लेना किसी कुंडली, लगभग 70% कुंडली 75% कुंडली ऐसी मिलेगी अगर सरकारी लाभ प्राप्त कर रहा है उसके कुंडली में इन पांचों योग में से एक ना एक योग आपको मिल जाएगा उस व्यक्ति की कुंडली में। तो यह एक आजकल के आधार पर अच्छा और इफेक्टिबल राजयोग है। तो 5 प्रकार के यह राजयोग है जिसे पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। एक दो बन जाना बहुत बड़ी बात है, तीन बन जाए तो अति उत्तम, चार बन जाए तो भयंकर, पांच बन जाए तो मुश्किल है बनना। हाँ, पंच महापुरुष राजयोग रुचक भद्रक हंसक मालव शश
वो सब आगे बढ़ेंगे हम लोग वत्स जी। किस फील्ड में नौकरी करेगा, शादी कहाँ होगी, बहुत सारे प्रथम से लेकर के जो आपको अध्ययन कराएंगे अभी, प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक, एक एक भाव को लेकर के किस भाव में कौन से, जैसे मान लीजिए अभी कक्षा चलेगा तो इस प्रकार से अध्ययन कराएंगे कि किसी के कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य बैठे हो तो क्या होगा, चंद्रमा हो क्या होगा, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु प्रथम भाव में होंगे तो क्या होगा। फिर लिखाएंगे कि प्रथम भाव के स्वामी प्रथम भाव में होंगे तो क्या होगा, द्वितीय भाव में होंगे तो क्या होगा, तृतीय भाव में होंगे तो क्या होगा, चतुर्थ पंचम, इस प्रकार से 12 भाव में होंगे तो क्या होगा। फिर इसी प्रकार से द्वितीय भाव को लेके चलेंगे, द्वितीय भाव में सूर्य होंगे तो क्या होगा, चंद्रमा होंगे तो क्या होगा, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु होंगे तो क्या होगा। शुभ होंगे तो क्या होगा, अशुभ स्थिति होंगे तो क्या होगा। फिर द्वितीय भाव के स्वामी प्रथम भाव में होंगे तो क्या होगा, द्वितीय भाव में होंगे तो क्या होगा, तृतीय भाव में होंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से 12 भाव में। इसी प्रकार से 12हों भाव में सभी ग्रहों का फल, 12हों भाव के स्वामी का सभी भावों में फल आप लोगों को लिखाया जाएगा। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, काफी लंबा प्रोसेस है। हाँ जी, कछु चीज छूटेगा नहीं अगर आप लोग याद और डेली नित्य कक्षा आते हैं तो। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वास्तु कक्षा भी होने वाली है 9 बजे से। सभी लोग जुड़िए, जो व्यक्ति रिकॉर्डिंग देखते हैं, कोई प्रश्न हो आपका तो प्रश्न कर लीजिएगा, उस प्रश्न का उत्तर या रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की।